नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एमपीपीएससी और एमपी के एग्ज़ाम से जुड़े हुए टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं। और आज से दोस्तों हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे। और इस सीरीज में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की यूनिट नंबर 2 पर। यहाँ पर दोस्तों इतिहास विषय की आज से हम लोग शुरुआत करेंगे और इसमें हम लोग दोस्तों पहले प्राचीन भारतीय इतिहास को देखेंगे, उसके बाद दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास को देखेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करेंगे। तो इस पूरे जो है तो सीरीज को दोस्तों लगभग 40 घंटे में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस श्रृंखला को शुरू करने से पहले हम लोग जो है तो भारत के इतिहास शीर्षक से जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसको देख लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के यदि पाठ्यक्रम की बात करें तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओं की बात करी गई है। तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्या है, प्रमुख विशेषताओं को हमको पढ़ना है और प्रमुख घटनाओं को पढ़ना है और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ना है और स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखना है। और इतिहास के अंतर्गत ही हम लोग दोस्तों भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन को भी देखेंगे जो कि स्वतंत्रता के पश्चात की घटना है। तो ये 4 टॉपिक दिया है। तो इस 4 टॉपिक में दोस्तों पूरा हमारा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत सभी आ जाता है। तो दोस्तों चलिए शुभारंभ करते हैं आज के इस टॉपिक की, जिसमें दोस्तों हम लोग सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बातचीत करेंगे। और प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दोस्तों हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि किन किन टॉपिकों को हम लोग किस तरह से कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि अतीत के अध्ययन हेतु किस तरह से काल विभाजन किया गया है। तो अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन पर बातचीत करेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रागैतिहासिक काल पर बातचीत करेंगे। उसके बाद दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, उसके बाद प्राचीन धर्म एवं दर्शन पर बातचीत करेंगे कि प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन किस तरह के थे। फिर उसके बाद दोस्तों महाजनपद काल को देखेंगे। महाजनपद काल के बाद दोस्तों मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद मौर्य साम्राज्य को देखेंगे और उसके बाद दोस्तों मौर्योत्तर काल को देखेंगे और मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल और फिर राजपूत काल या पूर्व मध्य काल और उसके बाद दोस्तों दक्षिण भारत के राज्यों को देखेंगे। तो इस तरह से ये पूरा प्राचीन भारत है दोस्तों। इतने टॉपिक में ये कवर होगा, एक एक टॉपिक हम लोग रोज कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन की, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन को। तो प्राचीन भारत का इतिहास जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन को, कि किस तरह से अतीत के अध्ययन हेतु क्या किया गया था, कालों में जो है तो बांट करके अध्ययन के मतलब इतिहास के अध्ययन हेतु क्या किया गया है, कालों का विभाजन किस तरह से किया गया है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या क्या वस्तुएं मिली हैं और उनसे क्या क्या इतिहासकारों ने क्या क्या कैसे देखा है और क्या क्या जो है तो समझा है। तो यही सब आज के इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो प्राचीन भारत का इतिहास, अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन, आज का हमारा ये टॉपिक है कि अतीत के अध्ययन हेतु कालों का विभाजन किस तरह से किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि अतीत के अध्ययन हेतु काल का विभाजन 3 कालों में, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद दोस्तों ऐतिहासिक काल। तो 3 प्रमुख कालों में क्या किया गया है, अतीत के अध्ययन हेतु क्या किया गया है, इतिहास को विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। क्या है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल? तो प्रागैतिहासिक काल जिस काल का मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था, जिस काल का मानव क्या था, किसी भी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था, तो उस काल को क्या कहा गया, प्रागैतिहासिक काल कहा गया। तो प्रश्न दोस्तों इस तरह से बनेगा कि उस काल का नाम बताइए जिस काल में मानव क्या था,
किसी भी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था। तो जब मानव क्या था, किसी भी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच का समय इसके अंतर्गत आता है। तो मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के लगभग 3000 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम है वो क्या है दोस्तों, वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल का अध्ययन क्या किया जाता है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही किया जाता है। तो हमने 3 बातें देखी। एक तो प्रागैतिहासिक काल कहते किसको हैं, तो प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मानव को लिखने का या उसको लेखन कला का कोई भी जो है तो उसको जानकारी नहीं थी। तो जिस काल का मानव क्या था, किसी भी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था, तो उस काल के मानव को प्रागैतिहासिक काल, और इसकी उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईसा पूर्व के जो बीच का समय है वो क्या है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और पाषाण काल एवं जो ताम्र पाषाण काल है इसका अध्ययन हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत करते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो आगे पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल का अध्ययन क्या है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता है। तो याद रखेंगे कि पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल का अध्ययन क्या किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों दूसरा जो विभाजन है वो क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या है दोस्तों, जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था। तो जिस काल का जो मनुष्य था वो क्या था, किसी न किसी प्रकार की लिपि से तो परिचित था, लिखना तो वो क्या था, जानता था, लिख लेता था, लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है और उस लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो इस तरह का जो इतिहास का जो टाइम पीरियड है, इस तरह के जो साक्ष्य मिले हैं, तो उस जो है तो टाइम पीरियड को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो जिस काल में क्या था, मानव किसी प्रकार की लिपि से तो परिचित था, मानव क्या था, मानव के पास लिपि तो थी लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो इस तरह की जो क्या है, इस तरह का जो काल है उसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता को रखा जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी न गई हो, उसको क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत करते हैं। ऐतिहासिक काल, जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और वह लिपि पढ़ी जा चुकी है। तो ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे, जिस काल का मानव क्या है, किसी न किसी प्रकार की लिपि से तो परिचित था और वह लिपि पढ़ी भी जा चुकी है। तो अर्थात मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है, तो मनुष्य के जिन क्रियाकलापों का हमको क्या मिलता है, लिखित विवरण मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको इतिहास कहते हैं। तो इतिहास क्या है, मनुष्य के वे क्रियाकलाप, मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है और उस लिखित विवरण को हम लोग पढ़ भी लेते हैं या पढ़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो जो 5वीं शताब्दी है, 5th सेंचुरी से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक का जो क्या है स्टडी है, वो क्या किया जाता है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों अब देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल को भी विभाजित किया गया है। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को देखेंगे और क्या है दोस्तों, पाषाण काल को देखेंगे और ताम्र पाषाण काल को देखेंगे। तो पाषाण काल भारत में सर्वप्रथम 1863, भारत में सबसे पहले 1863, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की गई। तो पाषाण कालीन सभ्यता की खोज कब की गई भारत में, तो भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज 1863 ईस्वी में की गई। ये डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज सबसे पहले कब की गई, तो 1863 ईस्वी में की गई। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे दोस्तों, पहले भूवैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो क्या थे, भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने पहला पूरा पाषाण कालीन उपकरण मद्रास के पास पल्लावरम नामक स्थान से प्राप्त किया। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे, ये भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, पूरा पाषाण कालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त किया था, तो मद्रास के पास पल्लावरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। तो पहला पूरा पाषाण कालीन उपकरण किसके द्वारा खोजा गया, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो कि भूवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा पहला पूरा पाषाण कालीन उपकरण खोजा गया। कहाँ खोजा गया दोस्तों, तो खोजा गया मद्रास के पास पल्लावरम नामक स्थान पर।
कब खोजा गया? तो 1863 ईस्वी में। तो याद रखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? भूवैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था? पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पास पल्लावरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो पाषाण काल को भी क्या किया गया है? पाषाण काल को भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया है। तो पाषाण काल को भी क्या करते हैं? अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 काल में विभाजित किया गया है। पहला है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल क्या है दोस्तों? 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का टाइम क्या कहलाता है? पुरा पाषाण काल कहलाता है। तो पुरा पाषाण काल का टाइम क्या है? 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का टाइम पुरा पाषाण के अंतर्गत है। और फिर उसके बाद पुरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, कहीं कहीं दोस्तों 7,000 ईसा पूर्व भी मिलता है, तो परेशान नहीं होना है, डेट से लेकर के प्रश्न नहीं बनते हैं। तो मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल इसका टाइम पीरियड 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। तो याद रखेंगे कि पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में बांटा गया है। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। आगे दोस्तों, पुरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः 3 कालों में विभाजित किया गया है। तो पुरा पाषाण काल जो है दोस्तों, तो उसको फिर से 3 अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से फिर से क्या किया गया है? 3 कालों में 3 जो है तो भागों में विभाजित किया गया है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और क्या है? उच्च पुरा पाषाण काल। तो निम्न पुरा पाषाण काल क्या है? तो निम्न पुरा पाषाण काल में मानव जीवन अस्थिर था। शिकार करके वह क्या करता था? अपना भोजन संग्रह करता था। तो निम्न पुरा पाषाण काल में क्या था? मानव जीवन अस्थिर था, मतलब मनुष्य क्या था? एक जगह स्थिर नहीं रहता था। मानव का जो जीवन था वो क्या था? चलता फिरता रहता था और ये अस्थिर जीवन व्यतीत करता था। और क्या करता था? अपना भोजन क्या करता था? इधर उधर से इकट्ठा करता था। इस काल के उपकरण में हैंड एक्स, चापर, चापिंग एवं पेबुल उपकरण मुख्य थे। तो ये जो काल था दोस्तों, निम्न पुरा पाषाण काल, इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स, चापर, चापिंग एवं पेबुल उपकरण मुख्य थे। भारत में निम्न पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो भारत में क्या किया गया है? जो निम्न पुरा पाषाण कालीन संस्कृति है इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है दोस्तों चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति। तो चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति, यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम प्रकाश में आई। तो जो क्या थी? चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति थी, ये क्या थी? पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में सबसे पहले प्रकाश में आई। अतः इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। सोहन उद्योग के नाम से भी इसको जानते हैं। तो सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग के नाम से भी चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति को जाना जाता है। हैंड-एक्स संस्कृति, दूसरी संस्कृति क्या थी दोस्तों? हैंड-एक्स संस्कृति थी। और हैंड-एक्स संस्कृति में क्या था? इस संस्कृति का जो मुख्य उपकरण था वो हैंड-एक्स था। तो इस संस्कृति का जो मुख्य उपकरण था उसको किस नाम से जानते थे? तो हैंड-एक्स के नाम से जानते थे। इसे एस्यूलन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? एस्यूलन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट अतिरंपक्कम से प्राप्त हुए हैं। तो जो हैंड-एक्स संस्कृति है दोस्तों, हैंड-एक्स संस्कृति है, इसके उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो इसके उपकरण सबसे पहले मद्रास के निकट अतिरंपक्कम से मिले हैं। तो मद्रास के निकट अतिरंपक्कम से क्या मिला है? हैंड-एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो मद्रास के निकट अतिरंपक्कम से क्या हुआ है? सर्वप्रथम यहाँ इस संस्कृति के हैंड-एक्स संस्कृति के उपकरण मिले हैं। इस कारण से इस संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों मध्य पुरा पाषाण काल। तो मध्य पुरा पाषाण काल क्या है? तो मध्य पुरा पाषाण काल में पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण किया गया है। तो जो मध्य पाषाण काल का टाइम था दोस्तों, उस काल में क्या किया गया है? पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण किया गया है। तो जो पत्थर के क्या थे? फलक हुआ करते थे, उनकी सहायता से उपकरणों का निर्माण किया गया है। अतः इस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मध्य पुरा पाषाण कालीन काल है, इस काल को किस नाम से जाना जाता है? तो फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और इस काल में स्क्रैपर,
खुरचनी, बेधक, बेधनिया आदि उपकरण बनाए गए। तो इस काल में जो उपकरण बनाए गए वो कौन उपकरण थे? तो वो उपकरण थे स्क्रैपर, खुरचनी, बेधक, बेधनिया। तो ये सभी उपकरण क्या थे? मध्य पाषाण काल में बनाए गए। इसके बाद है दोस्तों गंगा घाटी, असम घाटी, सिक्किम एवं केरल को छोड़ करके संपूर्ण भारत में इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। तो संपूर्ण भारत से इस संस्कृति के उपकरण क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। गंगा घाटी, असम घाटी, सिक्किम और केरल को छोड़ करके भारत में इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उच्च पुरापाषाण काल, इस काल में सर्वप्रथम होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ है। और जो उच्च पुरापाषाण काल का तीसरा जो विभाजन है पाषाण काल, पुरापाषाण काल का जो तीसरा विभाजन है उच्च पुरापाषाण काल, इस काल में सर्वप्रथम होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का क्या हुआ? उदय हुआ। और ज्ञानी मानव का जब उदय हुआ तो पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ। और इस काल के प्रमुख उपकरणों में तक्षनी, चाकू, स्क्रैपर, बेधक एवं बेधनिया हैं। तक्षनी इस काल का विशिष्ट उपकरण है, और जो तक्षनी थी वो इस काल का क्या थी? विशिष्ट उपकरण थी। तो याद रखेंगे कि जो क्या था? उच्च पुरापाषाण काल था। इसी काल में सर्वप्रथम होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ। और इस काल के प्रमुख उपकरणों में तक्षनी, चाकू, स्क्रैपर, बेधक एवं बेधनिया है। तक्षनी इस काल का विशिष्ट उपकरण है, और जो तक्षनी है वो क्या है? इस काल का मतलब उच्च पुरापाषाण काल का क्या है? प्रमुख उपकरण है। इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी में स्थित लोहदा से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति मिली है। तो हड्डी की बनी नारी की मूर्ति मिली है। कहाँ से? तो इलाहाबाद जिले के बेलन घाटी में स्थित लोहदा से। तो इलाहाबाद जिले के बेलन घाटी में स्थित लोहदा से क्या मिली है? हड्डी की जो है तो बनी नारी की मूर्ति मिली है। और इस काल का जो मानव था ये पहली बार रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग प्रारंभ किया। तो रहने के लिए गुफाओं का पहली बार प्रयोग किस काल के मानव ने किया? तो रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग उच्च पुरापाषाण काल के मानव ने प्रारंभ किया। भीमबेटका मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से इस काल की गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से क्या हुआ है? उच्च पुरापाषाण काल की गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनका प्रयोग रहने के लिए किया जाता था। जिनका प्रयोग उस टाइम पर क्या करता था? रहने के लिए किया जाता था। और इसी काल का जो मानव था ये सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। तो इसी काल में मानव ने सबसे पहले चित्रकारी भी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं से इस काल के बने चित्र भी प्राप्त होते हैं। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहाँ से इस काल में जो चित्र थे, इस काल के जो चित्र हैं वो भी प्राप्त होते हैं। आगे दोस्तों मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल, यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य एक संक्रमण का काल था। तो जो मध्य पाषाण काल था दोस्तों ये क्या था? पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य एक संक्रमण का काल था। और वस्तुतः यह काल नवपाषाण काल का अग्रगामी था, और नवपाषाण काल से पहले इसका क्या हुआ था? आविर्भाव हुआ था। तो याद रखेंगे कि मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में एक संक्रमण का काल था, ट्रांजिशन जो टाइम पीरियड था। और वस्तुतः यह काल नवपाषाण काल का क्या था? अग्रगामी था, मतलब नवपाषाण काल से पहले था। नवपाषाण काल, तो यह काल मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य एक संक्रमण का काल था। वस्तुतः यह काल नवपाषाण काल का अग्रगामी था। नवपाषाण काल का क्या था? अग्रगामी था, मतलब उससे पहले का था। और इस समय जलवायु गर्म हो गई थी। तो मध्य पाषाण काल में क्या था? जो जलवायु थी ये गर्म हो गई। अब बर्फ की जगह घास से भरे मैदान उगने प्रारंभ हो गए। तो अब क्या हुआ? जो बर्फ की जगह घास से भरे जो मैदान थे वो क्या हुए? उगने प्रारंभ हो गए थे। तो बर्फ से भरे क्या थे? जो मैदान थे उनकी जगह घास से भरे मैदानों का उदय मध्य पाषाण काल से होना स्टार्ट हुआ। और इस काल का मानव अब पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया था। तो मध्य पाषाण काल में जो मानव था इसने पशुपालन करना भी आरंभ कर दिया था। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर। तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से क्या है? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में और राजस्थान के बागौर में क्या है?
पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं, जो कि मध्य पाषाण काल के हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व था। और इसका जो टाइम था ये कब का था, तो 5000 ईसा पूर्व का टाइम था इसका। मध्य पाषाण कालीन सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल कौन सा है, तो मध्य पाषाण कालीन सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल सराय नाहर राय महदहा प्रतापगढ़ का है। तो सराय नाहर राय महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का ये स्थल है, जो कि मध्य पाषाण कालीन सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल है। और इस समय पत्थर के उपकरणों में तीर का जो नोक बनाया गया, इस टाइम पर पत्थर के उपकरणों में तीर का जो नोक बनाया गया वह इस युग का विशिष्ट उपकरण है। और वही क्या है, इस युग का विशिष्ट उपकरण है। और इससे जिन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ कहते हैं। और मध्य का पाषाण कालीन समय का जो क्या है, पत्थर के उपकरणों में जो तीर का नोक बनाया गया था वही क्या है, इस युग का विशिष्ट उपकरण है। और उसी को क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है, सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहा जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो इस काल के अन्य उपकरणों में इक धार फलक, बेधक, बेधनी, चाकू, तछड़ी और अर्धचंद्राकार प्रमुख हैं। तो जो मध्य पाषाण काल था, इस काल के अन्य उपकरणों की यदि बात करें तो इक धार फलक, बेधक, बेधनी, चाकू, तछड़ी, तछनी एवं अर्धचंद्राकार प्रमुख हैं। इसी काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त हुए। तो मध्य पाषाण काल में ही सबसे पहले मानव कंकाल भी प्राप्त हुए थे। नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल की यदि बात करें तो कालक्रम के अनुसार यह युग काफ़ी छोटा है। तो नवपाषाण काल क्या है, कालक्रम की युग से की दृष्टि से काफ़ी छोटा है, फिर भी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इसी युग में हुए। तो जो बदलावकारी क्या थे, परिवर्तन थे, वो नवपाषाण काल में हुए, नियोलिथिक टाइम पीरियड में ही हुए हैं। तो कालक्रम के अनुसार यह युग काफ़ी छोटा है, फिर भी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इसी युग में हुए हैं। विश्व स्तर पर इस संस्कृति का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व में पश्चिम एशिया में हुआ था। तो विश्व स्तर पर यदि नवपाषाण काल की बात करें तो ये 9000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, पश्चिम एशिया में इसका क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और पश्चिम एशिया के मानव को जौ, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि के रूप में महत्वपूर्ण खाद्यान्न प्रदान किया। और पश्चिम एशिया के मानव को जौ, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि के रूप में महत्वपूर्ण खाद्यान्न प्रदान किया था किसने, नवपाषाण कालीन काल ने। और प्राचीनतम एवं नवपाषाण युगीन जो बस्ती मेहरगढ़ है, तो ये क्या है, नवपाषाण काल की, इस काल की क्या है, प्राचीनतम बस्ती है मेहरगढ़ पाकिस्तान की। कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण यहीं से मिला है। तो मेहरगढ़ से ही क्या मिला है, कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण मिला है। तथा इस जगह के मानव ने 7000 ईसा पूर्व में कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। तो यहाँ का जो मानव था वो 7000 ईसा पूर्व में खेती करना प्रारंभ कर दिया था। इस तरह भारत में कोल्डिहवा नामक स्थान से चावल उगाने का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होता है। तो जो कोल्डिहवा नामक स्थान है वहां से चावल उगाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसका समय भी लगभग 5000 ईसा पूर्व के लगभग आता है। तो नवपाषाण काल में भारत में जो कोल्डिहवा नामक स्थान है, यहाँ से चावल उगाने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसका समय भी क्या है, 5000 ईसा पूर्व के लगभग का है। नवपाषाण काल में स्थिरवासी लोग खेती से परिचित हो गए थे तथा पालतू पशु भी रखने लगे थे। तो नवपाषाण काल में जो लोग थे वो स्थिरवासी हो गए थे, एक जगह रहने लगे थे और खेती से भी परिचित हो गए थे, खेती भी करने लगे थे और पशुओं को पालने भी लगे थे। तो पशुओं का पालन भी करने लगे थे, इसलिए खाने पीने के बर्तनों की इनको ज़रूरत हुई। और अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई देती है। तो कुंभकारी नवपाषाण काल में दिखाई देती है। कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बुर्जहोम संस्कृति के लोग गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। तो जो बुर्जहोम संस्कृति थी उसके लोग गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। और बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण भी मिलता है। तो बुर्जहोम से और क्या मिला है, कुत्ते को दफनाने का, मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है, जो कि नवपाषाण काल में मिला है। रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की, एक क्या थे, भूवैज्ञानिक थे। तो याद रखेंगे कि प्रश्न इस तरह से भी परीक्षा में बना है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की वो क्या थे, एक पुरातत्वविद थे, एक भूवैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, या एक क्या थे, जलवायु वैज्ञानिक थे। तो इस तरह से यदि प्रश्न बने तो याद रखेंगे कि रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज करी थी वे एक क्या थे, भूवैज्ञानिक थे। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से
मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से क्या मिला है? मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है, जो भारत में सबसे प्राचीन है। तो भारत में सबसे प्राचीन क्या है? मानव के अवशेष की यदि बात करें तो हथनौरा से मिला है। हथनौरा कहाँ है दोस्तों? तो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है, जो भारत में सबसे प्राचीन है। लोहदा बेलन घाटी से हड्डी से बनी नारी की मूर्ति। तो हड्डी से बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ एवं बागौर से प्राप्त होता है। प्राचीनतम मृदभांड बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडो से मिला है। बुर्जाहोम संस्कृति के लोग जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर निवास करते थे। यहीं से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो बुर्जहोम से क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। आगे है दोस्तों ताम्रपाषाण काल। तो जिस काल का मानव पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, उसी काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तो उसी काल को क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण काल कहते हैं। अब क्वेटा संस्कृति क्या है? बलूचिस्तान में थी। पांडुरंग के मृदभांडों का प्रयोग हुआ है इसमें। कुल्ली संस्कृति बलूचिस्तान में पांडुरंग के लेप एवं काले रंग से चित्रण वाले मृदभांड यहाँ से मिले हैं। और चापर चापिंग, ये आर्मी संस्कृति जो है दोस्तों, ये बलूचिस्तान और सिंध से मिली है। पांडुरंग के लेप और बहुरंगी अलंकरण वाले मृदभांड यहाँ से मिले हैं। क्षोभ संस्कृति, तो जो क्षोभ संस्कृति है ये बलूचिस्तान से मिली है। लाल रंग के लेप पर काले रंग से चित्रण वाले मृदभांड मिले हैं। और कोटदीजी संस्कृति जो मिली है दोस्तों, ये सिंध से मिली है। और यहाँ से क्या है दोस्तों? लाल रंग के लेप पर दुधिया रंग की पट्टी, जिस पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो पूर्व हड़प्पा संस्कृति ये पंजाब से मिली है। लाल या बैगनी रंग के पाकिस्तान में लेप पर काले रंग की धारियों वाला मृदभांड यहाँ से भी मिला है। प्रमुख तथ्यों की यदि बात करें दोस्तों, तो सर्वाधिक पूर्व सैंधव ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां बलूचिस्तान से प्राप्त हुई हैं। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती मिलता है। ताम्रपाषाण काल को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो कैल्कोलिथिक युग को किसके नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण काल के नाम से कैल्कोलिथिक टाइम पीरियड को जाना जाता है। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से प्राप्त मृदभांडों के आधार पर किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। और अगले टॉपिक में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।